गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यूब बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब चैप्टर 4 पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, ऋतु परिवर्तन के कारण, विषुव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इसके साथ ही सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ज्वार भाटा और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समान परिचय देख लेते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना है। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती रहती है। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। तो अक्ष क्या है? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है, वही अक्ष है। ठीक है, पृथ्वी के अब देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षा तल या कक्षीय सतह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का आकार भूभाग होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अतः आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुंचता है तो आधे भाग पर रात रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित जो करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति जिसे कहते हैं रोटेशन, और परिक्रमण या वार्षिक गति जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इनके बारे में आगे देखते हैं। घूर्णन क्या होता है? रोटेशन पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमता है तो इसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है और इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी पर परिभ्रमण के कारण होते हैं। पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन और रातें समान होती हैं क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव है वह शून्य होता है सदैव। ठीक है, इसलिए दिन और रात विषुवत रेखा पर समान होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिगर देख लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति को ये दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घूर्णन या दैनिक गति के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो दिन और रात का होना, सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। ये सब घूर्णन गति के प्रभाव हैं। हवाओं और धाराओं का दिशा बदलना, जैसे घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है कि कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है घूर्णन की प्रभाव से, और उससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती हैं वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
और प्रभाव देख लीजिए। ज्वार भाटा की दैनिक या अर्ध दैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। तो ज्वार भाटा भी पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होता है। अब देख लेते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और इसे ही पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सुविधा अनुसार एक वर्ष में 365 दिन ही माने जाते हैं और लगभग अतिरिक्त 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष 6 × 4 24 आवर्स हो गया, इसका मतलब है कि एक दिन हो गया, में जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर जिसे कहते हैं। और इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। समांतर 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन जब लीप ईयर लगता है तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रत्येक 4 साल के बाद 28 के स्थान पर 29 दिन की होती है। तो प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है, ये तो आपको पता ही है। अब ये देख लीजिए पृथ्वी की परिक्रमण गति का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो इससे दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होना, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की जो स्थिति बनती है ये भी बनता है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होना भी इसी के कारण प्रभाव में होता है। अब देख लेते हैं ऋतु परिवर्तन। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणें का जो ताप होता है, ताप का वितरण बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। तो पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जो निम्न है, इन्हें एक करके देख लेते हैं। 21 जून की स्थिति देख लीजिए। सबसे पहले 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है और 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को ग्रीष्म ऐनात कहते हैं या उत्तर ऐनांत भी कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है, फलतः दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु होती है। ये तो थी 21 जून की अवस्थिति। इसका भी देख लीजिए फिगर। ये 21 मार्च का है, ये रहा 21 जून का, 21 मार्च का है, और ये 22 दिसंबर और ये 23 दिसंबर और 4 जुलाई का ये है। अपसौर और उपसौर जो होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई का। ठीक है, फिगर देख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 21 जून की स्थिति तो आपने देख लिया। अब देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है। तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता है। इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की जो अवधि होती है वो दक्षिणायन कहते हैं उसे। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, इस समय सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में
अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव अप्रकाशित रहने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करता है। फलतः यहाँ शीत ऋतु रहती है। इस अवस्था को शीत अयनांत कहते हैं या दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, अब किरणों का प्रभाव देख लीजिए। जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है तो इससे पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, तथा जब सूर्य की तिरछी किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। विदित है कि दोपहर अधिक गर्म तथा सुबह एवं शाम कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरणें सतह पर सीधी पड़ती है, जबकि सुबह और शाम को तिरछी पड़ती है। अब आते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति देख लेते हैं। इसे विषुव की स्थिति भी कहते हैं। इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि है, इस समय समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है। इसलिए 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषुव कहते हैं तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसौर देख लीजिए। उपसौर और अपसौर क्या होता है, तो उपसौर देखते हैं। ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, ठीक है, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास हो जाएगी तो उसे उपसौर कहेंगे। और ये जो स्थिति बनती है समांतर 3 जनवरी को होती है। और इस समय जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है उनके बीच 147.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब अपसौर देख लीजिए। इस खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहते हैं। इस समय पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है सबसे अधिक होती है। और यह कब होता है, यह 4 जुलाई को होता है। और इस समय इनकी जो दूरी होती है 152.6 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण देखते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है। ठीक है, अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को होगा ये जरूरी नहीं है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, पूरा चंद्रमा ढक जाने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जबकि अंशतः ढक जाने पर आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये देख लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का फिगर देख लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नोट है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होता है, सिजगी या युति वियुति बिंदु कहलाता है।
ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं, और ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं, और ऐसी स्थिति हमेशा चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। ठीक है। अब देख लेते हैं सुपर मून किसे कहते हैं। यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी व स्थिति बदलती रहती है। तो सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इस स्थिति को पेरिजी फुल मून कहते हैं, और इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये सुपर मून की स्थिति है। अब देख लेते हैं ब्लू मून की स्थिति। इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है। जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। दरअसल 2 पूर्णिमाओं वाले समय अंतराल 30 या 31 दिन में ही संतुलित हो जाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना का इसके नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगभग 2.5 वर्ष के बाद होती है। ठीक है। नोट है, एक पूर्णिमा समानतः 29.5 दिन की होती है। ठीक है। इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती। तो किस माह में ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती है? तो फरवरी में। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जैसे 2018 को ब्लू मून ईयर हुआ था। ठीक है। अब ब्लड मून देखते हैं। इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा गया है। इसे टेट्राड भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जो कि सामान्य रूप से 3 चंद्र ग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ये ब्लड मून की है। अब देखते हैं ज्वार भाटा। समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा देते हैं। ठीक है। ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र जल की गहराई, सागरीय तटरेखा के स्वरूप तथा सागरीय विस्तार में भिन्नता का होना, खुला या आंशिक बंद सागर, ये सभी विभिन्नता इन्हीं के कारण होती है। समुद्रीय सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है। ठीक है। क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में सिजगी के समय होते हैं तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, और इसमें ज्वार की ऊंचाई समानतः सामान्य ज्वार से अधिक होती है। ठीक है। तो जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होंगे तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, और ज्वार की जो ऊंचाई होती है सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह के ज्वार एक माह में 2 बार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं। ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई समान ज्वार से कम होती है। ठीक है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। ये देख लीजिए फिगर। अब देखते हैं ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है।
ज्वारीय तरंगों द्वारा मोती, शंख, सीपिया एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थ तट पर आ जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है। सागरीय तटों पर उपस्थित गंदगी एवं अन्य महत्वहीन वस्तुएं इन तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती है, जिससे तट स्वच्छ बने रहते हैं। ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की मछलियां तटों पर आ जाती है, फलतः मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी और बड़े जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ज्वार के प्रकार देख लेते हैं। अयनवृत्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार, ये क्या होता है? सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क व मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति महीने में 2 बार होती है। और जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है तो आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। उपभू व अपभू ज्वार क्या होता है? चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी उपभू की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होती है, अपभू की स्थिति होती है, तो ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव कम होने से लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिसे अपभू ज्वार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार क्या होता है। किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। किसी स्थान पर एक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं तो 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। और ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। ये ज्वार सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए नोट में क्या है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, वहाँ आता है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पे जो स्थित फंडी की खाड़ी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये वहाँ आता है। ठीक है, ऊंचा ज्वार। और तथा इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यहाँ पर सागरीय लहरें 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से भिन्न समय अंतराल पर पहुँचती हैं। ठीक है, इसीलिए अब देख लीजिए ज्वारीय समय। प्रत्येक स्थान पर समांतर दिन में 2 बार ज्वार आता है। प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति हर 12 घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। चंद्रमा के घूर्णन व परिक्रमण तथा पृथ्वी की घूर्णन अवधि में अंतर होने के कारण प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के दौरान जब ज्वार केंद्र का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, जिससे ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण ज्वार केंद्र के विपरीत भाग पर ज्वार की उत्पत्ति 26 मिनट की देरी से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया और इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? तो ये भू परिभ्रमण है। ठीक है। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है चंद्र ग्रहण? तो यह सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब होता है। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? तो इसका उत्तरदायी कारक था उपभू। ठीक है। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो यह 90 डिग्री का होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कथन है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति को युति व्युति जिसे सिजगी कहते हैं, सही कथन है। युति व्युति बिंदु संवेदन जो होता है सूर्य ग्रहण का कारण है, ये भी सही है। युति व्युति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो यह 21 जून को। नेक्स्ट है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये सभी हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। बृहद ज्वार आता है, यह कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। तो चलिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। ओके।